डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे दोस्तों, हम लोग बीपीएससी का जो एग्ज़ाम चल रहा, 7th फेज़ की जो सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम चल रहा, उसमें भी हम लोग पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं या प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, उसी के क्रम में हम लोग चैप्टर वाइज या अध्यायवार एमसीक्यूज को भी सॉल्व कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हमको सामाजिक समझौता सिद्धांत या जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है, बेहद महत्वपूर्ण ये टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का। इसे कई सारे प्रश्न बनने की संभावना रहती है और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसी के क्रम में आज हम लोग बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। उनसे भी रिक्वेस्ट है जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किए, वो जरूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही प्यारे दोस्तों, आपसे एक और रिक्वेस्ट है, हो सके तो आप चैनल को ज्वाइन भी कीजिए, क्योंकि इससे जो फंड होता है, कुछ जो गरीब बच्चे हैं उनको भी फंड दिया जाता है ताकि उनका एजुकेशन, जो प्राइमरी लेवल का एजुकेशन कंप्लीट कर सकें। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी का जो पहला क्वेश्चन है सामाजिक समझौता सिद्धांत का, वो है कि रिचर्ड हुकर ने संविदा सिद्धांत को किस सदी में मान्यता दी। तो रिचर्ड हुकर ने, जो याद रखिए, जो हॉब्स, लॉक और रोसो, खासकर हॉब्स से सामाजिक समझौता सिद्धांत शुरू होता है, लेकिन वो इस सिद्धांत का जो श्रेय है वो रिचर्ड हुकर से लेता है। यानी इसका छिटपुट जो पहली बार विचारधारा के रूप में या विचार के रूप में रिचर्ड हुकर सामाजिक समझौता से संबंधित है, लेकिन उसको व्यवस्थित अध्ययन करने की शुरुआत हॉब्स से माना जाता है। तो रिचर्ड हुकर ने संविदा सिद्धांत को किस सदी में मान्यता दी? तो 16वीं सदी में मान्यता दी। अगला प्रश्न है, निम्न में से अनुबंधवादी यानी आपका जो समझौतावादी है, सामाजिक समझौता सिद्धांत विचारक कौन था? तो इसमें से कौन है आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित? तो मिल्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित ग्रोसियस की पुस्तक का क्या नाम है? तो जो ह्यूगो ग्रोसियस है, इसको आप अंतर्राष्ट्रीय विधि के जनक के रूप में भी जानते हैं। तो इसकी पुस्तक का नाम पूछ रहा है, तो है ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य जगत में सहयोग एवं सहकारिता की भावना प्रमुख है और पशु शक्ति का स्थान गौण है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका हेक्सले साहब का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सामाजिक समझौते के अनुसार आदिम अवस्था किस प्रकार की थी? यानी आदिम अवस्था मतलब मनुष्य की जो प्रारंभिक अवस्था है, राज्य के निर्माण करने से पहले जो राज्य का निर्माण होता है, राजनीतिक व्यवस्था की जो निर्माण, उससे पहले की अवस्था को हम आदिम अवस्था या प्राकृतिक अवस्था बोलते हैं। तो समझौतावादी जितने विचारक हैं, तो उनके अनुसार प्राकृतिक अवस्था किस प्रकार की थी? तो वह असामाजिक थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, कथन क्या है? किसका कथन? कि राजा को उसके अधिकार एक समझौते द्वारा मिले हैं, किस विचारक से संबंधित है? तो राजा को उसके अधिकार समझौते के द्वारा मिले हैं, चाणक्य। बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो कौटिल्य के रचयिता कौटिल्य के रचयिता जो चाणक्य है, विष्णुगुप्त या जो इनकी पुस्तक जो है अर्थशास्त्रम, उसमें वो किस सिद्धांत की बात करते हैं? याद रखिएगा, ये सामाजिक समझौते सिद्धांत की बात करते हैं, और जो मनु है अपनी पुस्तक मनुस्मृति में दैवी सिद्धांत की बात करते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कहते हैं चाणक्य राजा को उसके अधिकार एक समझौते द्वारा मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हॉब्स कहाँ का विचारक था? तो याद रहे, जो हॉब्स है वो फ्रांस का विचारक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, फ्रांस। मैं और भय दोनों जुड़वा पैदा हुए, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका हॉब्स का है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एलिमेंट्स ऑफ लॉ किसकी कृति है? एलिमेंट्स ऑफ लॉ जो किसकी पुस्तक है? तो है हॉब्स की पुस्तक है, और इसकी फेमस पुस्तक का नाम आप जानती हैं, लेवियाथन। क्वेश्चन नंबर 10, किस सिद्धांत के प्रतिक्रिया स्वरूप सामाजिक समझौता सिद्धांत का जन्म हुआ? तो सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है, दैवी सिद्धांत के प्रतिक्रिया स्वरूप या इसके विरोध में जन्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य एक प्राकृतिक एवं स्वाभाविक संस्था है, यह कथन किससे संबंधित है? तो राज्य एक प्राकृतिक एवं स्वाभाविक संस्था, यह कथन आपका अरस्तु का है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मनुष्य की आदिम अवस्था अशांतिमय तथा संघर्षपूर्ण थी, इसलिए उन्होंने समझौते द्वारा राज्य की संस्था नामक स्थापना की। तो ये कथन
किसका है? तो ये कथन आपका रिचर्ड हुकर का है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सामाजिक समझौता सिद्धांत के तहत किसने यह विचार दिया कि प्राकृतिक अवस्था निम्नतर युद्ध की अवस्था थी या निरंतर युद्ध की अवस्था थी? तो किसके अनुसार है? तो ये हॉब्स का मानना है कि जो प्राकृतिक अवस्था है हमेशा संघर्षरत या युद्ध जैसी अवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 14, हॉब्स ने मानव स्वभाव का प्रधान तत्व क्या बताया है? तो हॉब्स ने मानव स्वभाव का जो प्रधान तत्व है वो है उसका स्वार्थ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 या 16, सामाजिक समझौता का सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है? तो जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो आपका व्यक्तिवाद पर आधारित है। वैसे व्यक्तिवाद के जो नींव है उसने हॉब्स ने रखी थी, लेकिन उस इतना वो सारे अधिकार, व्यक्तियों के सारे अधिकार उसने एक संप्रभु में स्थापित कर दिया, इस वजह से निरंकुश हो गया। तो लेकिन व्यक्तिवाद का जो बौद्धिक जनक है ये, लेकिन व्यक्तिवाद का जनक नहीं है। यानी बौद्धिक रूप से शुरुआत व्यक्तिवाद की हॉब्स से माना जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति को विवेकशील प्राणी समझता है और उनके कुछ अधिकारों की बात करता है। अगला प्रश्न है, एक विचारशील व्यक्ति नीति भ्रष्ट प्राणी है, मनुष्य के विषय में यह विचार किसने प्रतिपादित किया? तो यह है रूसो। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किस विचारक ने सबसे पहले समझौतावादी सिद्धांत की व्याख्या की? तो सबसे पहले समझौतावादी सिद्धांत की व्याख्या करने वाले रिचर्ड हुकर हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान सिद्धांत किस विचारधारा पर अवलंबित है? तो जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो व्यक्तिवाद पर आधारित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 कि संविदा सिद्धांत किस प्रकार का सिद्धांत है? तो ये आपका व्यक्तिवादी सिद्धांत है, और सॉरी ये उदारवादी सिद्धांत है। उदारवाद से भी इसकी स्थापना होती है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उदारवादी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 21 कि मनुष्य में प्रतिस्पर्धा, अविश्वास व श्री 3 मूल प्रवृत्तियां होती हैं, उक्त विचार से संबंधित विचारक कौन सा है? तो ये हैं आपके हॉब्स। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक नियमों की संख्या कितनी है? हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक नियमों की संख्या 11 से 1900 बताता है, आपको हमेशा याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, राज्य की उत्पत्ति का यंत्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। तो या राज्य की उत्पत्ति का यंत्रीय सिद्धांत सामाजिक समझौता सिद्धांत को भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में किस प्रकार का न्याय व्याप्त था? यानी हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक यानी आदिम समाज में किस प्रकार का न्याय प्रचलित था? तो था आपका मत्स्य न्याय, जैसे को तैसा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, हॉब्स का संप्रभु समझौते में किस अंश तक सहभागी है? याद रखिएगा, जो हॉब्स का संप्रभु है वो समझौते में किसी भी प्रकार का भागीदार नहीं है, यानी भाग नहीं लेता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। हॉब्स के मतानुसार संविदा द्वारा स्थापना होती है, तो याद रखिएगा हॉब्स के अनुसार संविदा की स्थापना जो होती है वो समाज और राज्य व शासन की स्थापना होती है सामाजिक समझौते के द्वारा। ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अभी लॉ से संबंधित पूछेगा प्रश्न तो अब क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, हॉब्स किसका समर्थक था? हॉब्स किसका समर्थक था? तो हॉब्स निरंकुश राजतंत्र का समर्थक है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि लेवियाथन केवल अतिमानवीय आकार का पुलिसमैन है जो अपने हाथ में दंड लिए है, उसका राज्य अनिवार्य बुराई है, दबाव का यंत्र है, स्वतंत्र विकासोन्मुख सभ्यता की प्राप्ति का अपरिहार्य साधन नहीं है। यह कथन किससे संबंधित है? तो ये कथन आपका गूद महोदय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29, रूसो ने नारा दिया था। रूसो ने क्या नारा दिया? प्रकृति की ओर लौटो, यानी बैक टू नेचर का नारा देता है वो। क्वेश्चन नंबर 30, रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत का क्या निहितार्थ है, या उसका मूल या उसका अर्थ क्या है? तो रूसो की जो सामान्य इच्छा का निहितार्थ यह है कि सामान्य इच्छा एक सार्वदेशिक एवं प्रागुणविक इच्छा है, चाहे एक व्यक्ति की इच्छा हो जो समुदाय के समान हित का लक्ष्य रखती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित विचारकों में से किसे लोकतंत्र एवं तानाशाही का दार्शनिक माना जाता है? तो लोकतंत्र एवं तानाशाही का जो दार्शनिक है वो है आपके जीन जैक रूसो। सीमित सरकार का प्रथम आधुनिक प्रतिपादक कौन है? तो लिमिटेड गवर्नमेंट या सरकार पे नियंत्रण रखने वाला जो सर्वप्रथम विचारक हुआ जॉन लॉक हुआ। सीमित सरकार का प्रथम प्रतिपादक जॉन लॉक हुआ। ये उदारवाद का जनक भी है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33,
लॉक किस क्रांति का मसीहा कहलाता है? तो लॉक किस क्रांति का मसीहा कहलाता है? तो वह है आपका जो 1688 की इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति है उसका मसीहा कहा जाता है। लॉक ने प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वभाव को कैसा माना है? तो लॉक प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वभाव को शांति एवं सद्भावपूर्ण मानता है। वो लॉक का जन्म कहाँ हुआ? तो लॉक का जन्म जो है आपका इंग्लैंड में होता है, नहीं ब्रिटेन में होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, लॉक किस समस्या का हल चाहता था? लॉक किस समस्या का हल चाहता था? तो जो लॉक है वो आपका आदर्श सुव्यवस्थाओं को न्याय संगत बताना या उनको बनाना उस समस्या का हल चाहता था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। लॉक समर्थक था, तो लॉक किस प्रकार की शासन व्यवस्था का समर्थक था? तो सीमित राजतंत्र की बात करता है या इसका समर्थक है। यह किसने कहा कि लॉक कुलीन तंत्र का नायक था या कुलीन तंत्र का प्रणेता था? किसका कथन है? तो ये लॉर्ड एक्टन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 39, लॉक को किस विचारधारा का जनक माना जाता है? तो लॉक को उदारवादी विचारधारा का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा कथन लॉक का नहीं है? तो लॉक का जो कथन नहीं है कौन सा है? कि दूसरे के लिए वैसा न करो जैसा तुम अपने लिए नहीं चाहते हो, ये रूसो का कथन है। तो ये बाकी जो तीनों कथन है वो लॉक के लिए नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, लॉक का कथन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, लॉक के मत में प्राकृतिक अवस्था का मनुष्य किस तरह का कार्य करता था? तो लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था का मनुष्य व्यक्तिगत लाभपूर्ण के लिए भी कार्य करता था और सद्गुण युक्त भी कार्य करता था, इसलिए ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42, लॉक ने राज्य के उदय का प्रधान तर्क क्या दिया? तो राज्य के उदय का प्रधान तर्क लॉक के अनुसार यह है कि प्राकृतिक नियमों की स्पष्टता, नियम अलिखित होना, प्राकृतिक नियम क्रियान्वयन के कर्तव्य का भाव। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा लॉक राज्य की उत्पत्ति का कारण ये मानता है कि प्राकृतिक अवस्था में नियम बनाने वाले, नियम निर्माण करने वाले संस्था यानी विधायिका का विधायिका नहीं थी, यानी लेजिस्लेचर का अभाव था इस वजह से, और उनकी व्याख्या करने वाले कार्यपालिका जो है इसका भी अभाव था, और साथ ही न्यायपालिका की भी स्थापना नहीं थी। इसका तीनों के अभाव के कारण ही लॉक ने राज्य के उदय का कारण माना। तो ये होगा उपरोक्त तीनों। डियर स्टूडेंट्स, आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। याद रहे हम लोग बीपीएससी, पीजीटी, पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं या उससे रिलेटेड कंटेंट को सॉल्व कर रहे हैं जो आपके एग्जाम से बेहद महत्वपूर्ण, उसी टॉपिक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। उसी टॉपिक में आज हम लोग जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसको सॉल्व करें, नहीं जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करें। फिर से आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बेझिझक चैनल को ज्वाइन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 43, लॉक की संविधान में संप्रभु को कितने अधिकार सौंपे गए? तो लॉक के अनुसार संप्रभु जो है, जो राज्य का सर्वोच्च संस्था है, उसको मात्र कुछ ही अधिकार सौंपे गए। 43 का बी सही होगा, नियम बनाना, नियम को कार्यान्वित करना और उसकी व्याख्या करने का अधिकार विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका से संबंधित ही कार्य सौंपे गए। जो प्राकृतिक अधिकार लॉक के अनुसार कौन कौन से? स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, संपत्ति के अधिकार, ये व्यक्ति के पास ही रहे। क्वेश्चन नंबर 44, लॉक के अनुसार राज्य के जन्म का श्रेय किसे जाता है? तो लॉक के अनुसार राज्य के उद्भव या जन्म का श्रेय एक निष्पक्ष लेखक को जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, अपनी पुस्तक टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में लॉक ने राज सत्ताधारी शब्द का प्रयोग कितनी बार किया है? तो राज सत्ताधारी शब्द का वो प्रयोग नहीं करता है, याद रखिएगा, तो कहीं पर भी नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, व्यवस्थापिका सभा राज्य का प्राण है। तो व्यवस्थापिका सभा राज्य का प्राण है, यह किसका कथन है? तो ये लॉक का कथन है। रूसो की प्राकृतिक अवस्था के संबंध में निम्न में से किस विद्वान ने कहा है कि ऐसी अवस्था कवि या दार्शनिक के मस्तिष्क में नहीं आ सकती, कवि या दार्शनिक के मस्तिष्क में ही आ सकती है, वास्तविकता में नहीं। तो ये इसकी आलोचना किसने किया? तो आलोचना स्वरूप ये कथन आपका गार्नर का है। किसने दो प्रकार के समझौते की बात की है? यानी देखिए प्रश्न आ गया, एक सामाजिक और दूसरा सरकारी
पूर्व सामाजिक पूर्व राजनीतिक समझौते के भी प्रश्न बनते हैं। तो इसमें जो लॉक है दो प्रकार के समझौते की बात करता है, एक सामाजिक और दूसरी, पहले समाज बनता है, पहले समाज फिर राज्य का निर्माण। तो दो समझौते की बात करने वाले आपके जॉन लॉक हैं और एक और समझौते की बात करने वाले हॉब्स हैं। किसने कहा कि राज्य का आधार पुजारी थे? तो राज्य का आधार पुजारी थे, यह कथन वर्गीस का है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50 कि रूसो ने सामाजिक समझौता सिद्धांत को किस पुस्तक में व्याख्यायित किया है? तो रूसो ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो अपना दिया सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक में दिया। निम्नलिखित में से लॉक संप्रभु को क्या देने के लिए तैयार है? तो लॉक संप्रभु को केवल सीमित सत्ता देने के लिए पक्षधर या तैयार है। वह प्रथम व्यक्ति जिसने एक भूमि के टुकड़े को चतुर्दिक बाड़ा बनाकर तथा कहा कि यह मेरी भूमि है और जिसका कि अन्य व्यक्तियों ने अपनी नादानी के कारण विश्वास कर लिया, वह समाज का वास्तविक संस्थापक था। ये उपयुक्त बेहद महत्वपूर्ण कोट है, आपको हमेशा याद रखना है। ये कथन आपका जीन जैक रूसो का है। क्वेश्चन नंबर 53 हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में लोग किस प्रकार के अधिकारों का प्रयोग करते थे? तो हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में लोग प्राकृतिक अधिकारों का 53 क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, तो किसी प्रकार के अधिकार उनके पास नहीं थे, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 सामाजिक समझौता विचारकों में कौन दो समझौते का प्रतिरूप रखता है? तो दो प्रकार के समझौते की बात करने वाले आपके जॉन लॉक हैं। आधुनिक काल का प्रथम उपयुक्तवादी आप किसे मान सकते हैं? तो आधुनिक काल का प्रथम उपयुक्तवादी आप हॉब्स को मान सकते हैं। उपयुक्तवादी इसलिए क्योंकि ये पहली बार ऐसा विचारक है जो पहली बार राज्य द्वारा या व्यक्ति के कल्याण की बात करता है और व्यक्ति को मानता है कि राज्य का निर्माण इसलिए हुआ है ताकि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो के उसके प्राणों की रक्षा हो सके, या पहली बार व्यक्ति को केंद्र में रखकर इसने विचार किया, इस वजह से हम इसको उपयुक्तवादी विचारक मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है कौन वैध संप्रभुता को मान्यता दिए बिना राजनीतिक संप्रभुता को मान्यता देता है? तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर होगा ऑप्शन सी जीन बोदा। मात्र वैध संप्रभुता को कौन वैध यानी वैधानिक संप्रभुता को मान्यता देता है? तो है आपके हॉब्स। लॉक ट्रस्ट शब्द का प्रयोग कितनी बार किया है? ट्रस्टीशिप यानी जो न्याय सहायता या सिविल सोसाइटी की बात करने वाले लॉक कितनी बार इसका यूज किया है? तो इस शब्द का यूज लॉक अपने पुस्तक में कई बार किया है। क्वेश्चन नंबर 59 लॉक का मनुष्य राज्य संचालक नहीं वरन सुषुप्तधारी है, उक्त कथन किसका है? तो लॉक का मनुष्य राज्य संचालक नहीं वरन सुषुप्त सत्ताधारी है, यह कथन आपका राल्फ जोसेफ लास्की का है। क्वेश्चन नंबर 60 कि निम्न कथनों में से कौन सा हॉब्स का नहीं है? तो हॉब्स का कथन कौन सा नहीं है? तो हॉब्स का कथन सामाजिक समझौता या सामाजिक संविदा सामाजिक और राजनीतिक दोनों तरह का था, ये हॉब्स का कथन है। एक का स्वार्थ अन्य सबके स्वार्थ से बेहतर है, ये सरकार राज्य की इच्छा की प्रतिमूर्ति है। और कानून संप्रभु का आदेश है, ये कथन और ए और बी और डी ये कथन आपके हॉब्स से संबंधित हैं, लेकिन सरकार राज्य की इच्छा की प्रतिमूर्ति है, जनता की इच्छा की ये उसकी कथन नहीं बल्कि लॉक का है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा कि ये हॉब्स का कथन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61 राज्य का विरोध सदा बहुमत की स्वीकृति से हो। राज्य का विरोध बहुमत की स्वीकृति से यह विचार किससे संबंधित है? तो यह विचार आपका जॉन लॉक से संबंधित हो। लॉक के मत में निरपेक्ष शक्ति कहाँ रहेगी? तो लॉक के अनुसार जो निरपेक्ष पूर्ण शक्ति जो है वो कहाँ निवास करेगी? तो वो आपकी राजा में करेगी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें हम लोग इतना ही सॉल्व करते हैं क्योंकि अभी बहुत से क्वेश्चन है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर चैनल को आप ज्वाइन कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कोई किसी क्वेश्चन पर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।